मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 पार्ट 4 कर्मफल के भोक्ता। ये आधा पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, अब बचा हुआ इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो स्टार्टिंग की स्टोरी में फिर से एक बार बता रही हूँ कि इसमें जो प्रदेश के प्रधान रहते हैं वो दौरे पर निकलते हैं और जब सर्किट हाउस में पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी भारी स्वागत होता है, भीड़ होती है और दोपहर में उन्होंने उसे एक जो उनका जो पीयर था उसको अचानक बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कि चुपचाप हमें कहीं चलना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह के नित्य दौरे कार्यक्रम में उनके शामिल रहते हैं। फरवरी 1937 के चुनाव के बाद अंतरिम सरकार 11 प्रांतों में बनी थी, किंतु संयुक्त प्रांत की बात कुछ और थी। यहाँ पे जबरदस्त भूचाल आ गया था, व्यवस्था यानी जो व्यवस्थाएं थी वो बदल गई थी। अभी आज़ादी नहीं पाई थी पर विश्वास जमने लगा था, आज़ादी मिलकर रहेगी। इन्हें सब सोच रहे थे कि आज़ादी हमें मिल जाएगी। उसे अभी याद है वह घटना जब उसे उसके डिप्टी सेक्रेटरी ने बुलाया और सामने से आजादी का सेक्रेटरी बोले कि प्रीमियर तपे तपाए गांधी जी के खरे शिष्य हैं, जो गांधी जी के शिष्य हैं, जो हमारे मुख्य प्रधान हैं यहाँ के, तो इसमें क्या शक है, जो भी होगा उसमें ईमानदारी व्यक्ति ही चाहिए। वो अपने कार्यकाल में 6 पीए बदल चुके थे, परंतु उन्हें मनपसंद पीए चाहिए था, उनको उनकी पसंद का पीए चाहिए था। वो बड़ा ईमानदार मेहनती ऐसा होना चाहिए था क्योंकि वह गांधी जी के शिष्य थे, इसलिए उनकी सोच भी वैसी ही थी। तो मैंने जब तुम्हारी विचारधारा से उन्हें अवगत कराया, तुम्हारा नाम लिया, जब तुम्हारी बात बताई उनको तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आज इसी क्षण उनका व्यक्ति तुमको बुलाया। क्या सोचने लगे हो, मोहन से पूछते हैं और वो कार में बैठ जाते हैं। फिर वो दौरे पर निकल जाते हैं। जहाँ दौरे पर वो जाते हैं वहाँ पर वो तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार बड़ा घबरा जाता है उनको देख करके और उनसे कई फाइलें अपने पास से एक पर्ची निकालते हैं, उसमें से कई फाइलें निकालने को ढूंढने को कहते हैं। तो फिर वो उनसे बात कहते हैं कि आप विश्राम गृह में जो गेस्ट हाउस है उसमें रेस्ट करो, आपने जो फाइलें बोली है मैं निकाल करके आपको वहाँ भिजवा दूँगा। परंतु वो कहते नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ और जो जो मैंने फाइलें मांगी आप मुझे यहीं दीजिए। अभी शाम हो जाती है फिर भी वो सारी फाइलें निकाल नहीं पाते हैं। फिर वो उनसे कहते हैं कि जल्दी मेरे पास 1 घंटे के अंदर जो बची हुई फाइलें हैं सारी पहुंच जाना चाहिए। और विश्राम गृह में शाम तक कुछ फाइलें और पहुंची। प्रीमियर साहब की ने बाहर कहलवा दिया, सिवा कलेक्टर के और कोई अंदर ना आए, कलेक्टर साहब के अलावा और कोई भी मेरे कमरे में ना आए। अंग्रेज कलेक्टर के साथ बैठकर फाइलों की शल्य क्रिया संपन्न होती है। ये सारी चीजें उन्होंने देखी, कैसे किसी की जमीन और को दी जाती है, किस तरह सैकड़ों एकड़ जमीन नौकरों, कुत्तों और बिल्लियों के नाम कराकर सीलिंग कानून से बचा जाता है। किसी ने कर्ज लिया ही नहीं मगर वसूली में उसकी जायदाद जब्त, जमींदारों ने नए नए कारनामे आदि अनेक बातें तरह तरह से अपना रहस्य उजागर करते रहे। अंग्रेज कलेक्टर भी इस घटनाक्रम से भौचक्का रहे। मैंने सारी चीजें देख करके जो कलेक्टर था वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि सारी जमीनें फर्जी नामों पर चढ़ी हुई हैं। रात के 1 बजे तक यह करिश्मा चलता रहा। ये सारी फाइलें उन्होंने जब देखी, जिसके परिणाम में भ्रष्टता, अन्याय और नियमों का उल्लंघन अपने चरम रूप में उजागर हुआ। प्रीमियर साहब जो थे बहुत गुस्सा हो गए और काटते हुए पीए से बोले, देखो मोहन, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को तबाह किया, पर नहीं, इस तबाही में जिम्मेदार अंग्रेजों से ज्यादा भारतीय स्वयं है। चलो, अंग्रेजों के लिए तो यह देश पराया देश है, पर जिनका अपना देश है उनके कर्तव्य तो इस कदर घिनौने हैं कि घिनौनापन भी उन्हें देखकर मुंह बिचका ले। अंग्रेज तो पराये थे मगर ये जो देशवासी हैं ये तो यहीं के हैं, फिर भी ये भी अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा दोषी तो ये हैं। काल विराम के बाद उसकी नींद लगी थी, तभी द्वार खटखटाया, किसी ने उनको दरवाजा खटखटाया। कमीज पहनकर बाहर निकले पर देखा कि हिंदुस्तानी तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर इशारे से बुला रहे। पास जाने पर एक कोने की ओर ले जाकर बोले, देखो हम तुम दोनों कर्मचारी, एक बिरादरी के आदमी, हम साथ में काम करते हैं,
एक जैसी नहीं। यह प्रीमियर साहब तो आज है कल नहीं, कहते हुए चमड़े का एक बैग थमाया, फिर आंखों में आंखें डालकर बोले, कम हो तो वह भी पूरा कर देंगे, पर सारी फाइलें आ जानी चाहिए। सुनकर वह एक बारगी सिहर गया। अब ये सारी चीज़ें दबाने के लिए उन्होंने क्या करा, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर ने उसको पैसे देने की कोशिश की, मगर वह ये सुनकर देख करके आश्चर्यचकित और सह गए। एक और महात्मा गांधी की इतनी ऊंची कल्पनाएं, उन कल्पनाओं के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले प्रीमियर साहब जैसे आदमी, दूसरी ओर लगा कि पिशाचों की पूरी सेना खड़ी है। सामने का धुंधलका आंखों में समाने लगा, हाथ का बैग छूट गया और वह पीछे मुड़कर चल पड़ा। मुझसे यह न होगा। उसके द्वारा कहे गए ये शब्द वातावरण को स्पंदित करते हैं। उसने मना कर दिया कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं उन फाइलों को लाकर के आप लोगों को नहीं दूंगा। राजधानी लौटने पर कार्रवाई के परिणाम स्वरूप तहसीलदार सस्पेंड हुए, सारा स्टाफ का तबादला हुआ। इसी बीच अंतरिम सरकारें भंग हो गई। प्रीमियर साहब असहयोग आंदोलन में जेल चले गए। वह पुनः पीए की जगह सामान्य क्लर्क बन गए। इस बीच तहसील वाली घटना वह भूल चुका था, लेकिन एक दिन वही तहसीलदार अपने पूरे रोब में उसके सामने आया। जो पीए बना था वो फिर से क्लर्क बन गया और जो सरकारें जो थी वो भंग हो गई, टूट गई और बोला, मिस्टर मोहनलाल, मुझे पहचाना, मैं वही तहसीलदार हूँ जिसे आपके प्रीमियर साहब ने सस्पेंड किया था, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ पाया। जांच होने पर मुझे इतने सालों की तनख्वाह मिली और साथ में प्रमोशन। अब ठाट से डिप्टी कलेक्टर का कर रहा हूँ। हो सकता है कल सचिवालय आकर तुम्हारा अफसर बन जाओ और तुम्हारे प्रीमियर साहब जेल में पड़े हैं। सुनकर उसका सिर चकरा गया। यही है भगवान का क्रम व्यवस्था। अपराधी आनंद लूटे और नीतिपूर्ण जीवन जीने वाला कष्ट उठाए। तब कर्मफल का सिद्धांत प्रश्न दीवारों से टकराकर उसके पास लौट आया। जब वो बोला तो सारे जो प्रश्न उसने किए थे वो सारे टकरा करके उसके कानों में गुज रहे थे। दिन महीने साल के बहते काल प्रवाह में बहुत कुछ बदल गया। देश से अंग्रेजों का शासन उठ गया। अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ करके चले गए थे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुआ। अब की बार प्रीमियर साहब कभी के संयुक्त प्रांत और अब उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। सहयोग से पुनः उनका व्यक्तित्व सहकारी था। तभी एक दिन डिप्टी कलेक्टर साहब के बीमार होने की खबर सुनने में आई। उनसे मिलने वह अस्पताल में गया। लकवा मार जाने के कारण उनका बायां अंग पूर्ण निष्क्रिय था। बोलने में भी वे पूरी तरह असमर्थ थे। उसे देखते ही उनकी आंखें बरस पड़ी। मुंह से गेंगे की आवाज आने लगी। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने पास खड़े व्यक्ति को कागज कलम लाने का इशारा किया। फिर सिरहाने की ओर रखे हुए तकिए पर झुककर वे कुछ लिखने लगे। लिखकर कागज उसके हाथों में थमा दिया और फैल गए। वह कागज पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तुम ही ठीक थे मोहन। मेरे जीवन के सारे अपराध आज मेरे मन में किसी कदर तूफान मचाए हैं। शायद ही कोई अनुमान कर पाए। परिवार बर्बाद हो चुका था। लड़के आवारा और निकम्मे निकल गए। हो सके तो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना। काश मुझे यह सब पहले समझ में आ जाता। कागज पढ़कर उनके चेहरे की ओर देखा। पीड़ा और बेचैनी गहराई थी। आंखों में लुढ़कते अश्रु बिंदु गालों को भिगो रहे थे। सांत्वना भरे शब्दों के अलावा और क्या था उनके पास। जब वो जेल चले गए थे प्रीमियर साहब और वो वापस क्लर्क बन गया था, तो जो तहसीलदार था उसको प्रमोशन मिल गया था और वो अपनी जॉब पर फिर से आ गया। जब एक बार वो उससे मिला तो वो उसको बता रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारे प्रीमियर साहब तो जेल में है, पर थोड़े ही दिनों में हमारा जो भारत था वो स्वतंत्र हो गया और फिर से वो समय आ गया जब प्रीमियर साहब को
अच्छे पद पर आ गए थे और जो डिप्टी कलेक्टर थे उनको लकवा हो गया था, वो बीमार हो गए थे, तो उसी समय वो उनसे मिलने गए थे। तो जब उनको पछतावा हुआ, जो डिप्टी कलेक्टर बने थे तहसीलदार से, उनको पछतावा हुआ कि मेरे जो कर्म थे, मेरे जो काम थे वो बहुत बुरे थे, जिसकी सज़ा मैं आज भुगत रहा हूँ, यहाँ अस्पताल में पलंग पर पड़े पड़े, और मेरे बच्चे भी आवारा और निकम्मे निकल आए। उन्हें अपनी उस चीज़ का दुख है कि मैंने गलत काम किया, अपने जो कर्म थे वो गलत थे, जिसकी सज़ा आज मुझे मिल रही है। कागज़ पढ़कर उनके चेहरे की ओर देखा, पीड़ा और बेचैनी की गहराई थी। जब उन्होंने उनकी लिखी हुई चिट्ठी पढ़ी तो वो बहुत उनकी ओर देखा तो वो बहुत बेचैन थे और उन्हें बहुत तकलीफ थी। आंखों से लुढ़कते अश्रु बहे, आंख से जो आंसू निकल रहे थे वो गालों को भिगो रहे थे, और सांत्वना, अच्छे शब्दों के अलावा जो सांत्वना देने था उनके पास और कुछ नहीं था। अगले दिन कार्यकाल में मुख्यमंत्री महोदय की सारी घटना कह सुनाई। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने एक क्षण उसकी ओर देखा, फिर उनकी मूंछों से मुस्कान की पतली पतली अनेक किरणें चमकी। अगले क्षण उन सब में ने गंभीरता का रूप ले लिया। वे कह रहे थे, विचार जगत में दुष्कर्म का भाव उठते ही उद्विग्नता छाने लगती है, किंतु इसे अनदेखा कर देना मनुष्य दुष्कर्म करते समय भय, आशंका व अनिश्चित भरी आकुलता से घेरे रहता है। उसके मन में ये चीज़ होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर फिर भी वो काम करता है, पर अपने उन्माद में वो इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। उसको उस समय वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए वो उस बात पर ध्यान नहीं देता और वो गलत काम करते ही जाता है। दुष्कर्म होने पर स्वयं को वह सतत असुरक्षित महसूस करता है। जब कोई बुरा काम करता है तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, स्वयं उसका मन उसके लिए काल दंडधारी यमराज हो जाता है। कोई कहे ना कहे उसके मन में ये चीज़ होती है कि आज मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, और उसके भरपूर प्रहारों का सिलसिला उसके जीवन को बिखेर बिना नहीं रहता है। श्रृंखला लंबी होने के कारण भले देर में समझ में आए, पर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। हम कोई भी काम करते हैं, भले वो बात हमें बाद में समझ में आए, मगर वो हमने जो काम किया है तो उसका फल हमें मिलेगा ही सही। अच्छे बुरे भावों के अनुसार कार्य का परिणाम मिले बिना नहीं रहता, यह सुनिश्चित जाना जाता है। उसका समाधान हो चुका था। मैंने उसने मन में सोचा कि मैंने बुरे कर्म किए थे, इसलिए मुझे उसका बुरा ही फल मिला। अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। यही चीज़ है कि अगर आप जैसा कर्म करोगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। ये लेसन आप लोगों का यहीं कंप्लीट हो रहा है। आपका होमवर्क रहेगा लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है और PDF में सेंड करना है। थैंक यू।